नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये पॉलिटी की क्वेश्चन आंसर सीरीज है और इसके अंतर्गत हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें जो भी एक्ट, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो इंडियन काउंसिल एक्ट की बात कर लें, चाहे चार्टर एक्ट की बात कर लें, चाहे भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर लें, इसमें हम विभिन्न एक्ट और अधिनियम और चार्टर से जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनको हल कर रहे हैं और साथ साथ और तथ्यों को भी उसमें इंक्लूड करते जा रहे हैं ताकि ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए और भविष्य में अगर कोई भी क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है तो हम उसको पढ़ लें। उसी सीरीज में ये 11वां लेक्चर और इसका फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में डिस्कस करेंगे। और चूंकि ये अधिनियम बहुत लंबा है तो इस वजह से इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पिछला लेक्चर भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डिस्कस किया था, और अगर आपने ये सारे लेक्चर नहीं देखे तो नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में ऐतिहासिक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि का जो एक प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि नॉलेज स्ट्रीम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें। इसको दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक श्रृंखला होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। 1935 की भारत सरकार अधिनियम के बारे में सही कथन हमें चुनना है। कथन देख लेते हैं। इसमें 321 सेक्शन जिसे धाराएं बोलते हैं और 10 शेड्यूल यानी अनुसूची के साथ ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था। दूसरे स्टेटमेंट में क्या है? बाद में इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 जैसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी केवल दो स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन डी ऑप्शन से कोई भी नहीं। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ये बेसिकली इसमें सबसे लेंदी माना जाता है। और जो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो आवरण की हम बात करते हैं तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही बेस्ड है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बनकर तैयार हो गया था, जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, उसका स्ट्रक्चर, उसका आवरण किस एक्ट पर बेस है ब्रिटिश इंडिया के? वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। तो इसमें 321 सेक्शन थी और 10 शेड्यूल थे और ये सबसे लंबा अधिनियम था। पहला स्टेटमेंट सही है। और इस अधिनियम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 में विभाजित कर दिया गया था। जैसे कि हम जानते हैं इसी एक्ट में और इसके पश्चात 1937 में बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित संसाधनों पर आधारित है। मतलब बेसिकली जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया वो किस सोर्सेस पर बेस्ड था, किस सोर्सेस के उसमें जो है ना हेल्प ली गई थी उसको बनाने के लिए। चलिए सोर्सेस के बारे में देख लेते हैं। पहला जो सोर्स था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। दूसरा तीसरे राउंड टेबल सम्मेलन की चर्चा का परिणाम यानी थर्ड राउंड टेबल जो हुआ था उसकी चर्चा का परिणाम था। इसमें तीसरा स्टेटमेंट है 1933 का श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर ऑन 1933 और संयुक्त प्रवर समितियों की रिपोर्ट यानी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी जो भी हुई थी उनकी रिपोर्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक सही है, ऑप्शन बी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी एक और तीन सही है और ऑप्शन डी में से चारों ही सही है यानी 1 2 3 4। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था वो बेसिकली 4 सोर्सेज पर बेस्ड था। एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। उसमें 7 मेंबर थे और एक स्टेचुटरी कमीशन था, संविधि आयोग था। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसमें 10 साल बाद ये प्रोविजन दिया गया था कि एक कमेटी बनाएंगे, लेकिन 2 साल पहले ही कमेटी बना दी गई थी उस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजन को जानने के लिए कि एक्ट कैसा था, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है। और उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसके पश्चात जो थर्ड राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के मध्य जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके जो परिणाम आया उस पर, और उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे सर सैमुअल हॉर थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो थर्ड राउंड टेबल हुआ था सैमुअल हॉर थे। तो ये हुआ था और उसके पश्चात 1933 में व्हाइट पेपर आया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर और एक संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट भी आई थी यानी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की। इन चारों के बेसिस पर जो है ना ये भारत सरकार अधिनियम 1935 को तैयार किया गया था। और इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से बी सही होता है, 1 2 3 4 चारों सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में कथन चुनना है। कथन देख लेते हैं। इस अधिनियम ने भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई डीआरसी यानी दोहरा शासन प्रबंध की प्रणाली को प्रांतों में, यहाँ वर्ड बहुत जरूरी है, प्रांतों में समाप्त कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और कुछ या सभी रियासतों से बने फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आंसर देख लेते हैं। केवल एक सही है, आंसर बी केवल 2 सही है, आंसर सी 1 और 2 दोनों सही है, और आंसर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें जो उससे पहले जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919, उसमें एक डीआर प्रणाली यानी दोहरा शासन प्रबंध को उसमें शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत जो प्रांतों में जो सब्जेक्ट थे जिस पर लॉ बन सकते थे उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो रिजर्व सब्जेक्ट हो गया और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया, स्थानांतरित सब्जेक्ट और संरक्षित सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें गवर्नर और उसकी जो काउंसिल हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो उस पर निर्णय ले सकते थे और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे काउंसिल के प्रति, जो वहाँ की लेजिस्लेचर थी। वहीं जो ट्रांसफर सब्जेक्ट यानी स्थानांतरित सब्जेक्ट है, उसमें गवर्नर और जो लेजिस्लेचर के मंत्री हुआ करते थे उस पर जो है ना निर्णय ले सकते थे और वो लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी हुआ करते थे। तो ये हो गया पहला। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 उसमें वो सिस्टम हटा दिया गया था प्रांतों में। इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार के प्रांतों और कुछ या सभी रियासतों से बने फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1935 में एक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रांतों के जो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे और जो प्रिंसली स्टेट यानी रियासतें उनको शामिल किया गया था। लेकिन ये फेडरेशन ऑफ इंडिया कभी रियल में नहीं आ पाई, क्योंकि जो रियासतें थी प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने मना कर दिया था इस फेडरेशन में शामिल होने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान तो किया गया था, लेकिन कभी ऑन ये केवल पेपर पे ही था, रियल में ये फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं बना क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया। तो करेक्ट है इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इस अधिनियम ने 3 सूची, संघीय सूची जो कि केंद्र के लिए थी, प्रांतीय सूची जो कि प्रांतों के लिए थी और समवर्ती सूची जो कि दोनों के लिए थी, के संदर्भ में केंद्र और इकाई के बीच शक्तियों को विभाजित किया। प्रत्येक सूची में कितने विषय थे? ऑप्शन देख लेते हैं। 39 यानी पहली में 39, फिर प्रांतीय में 34 और समवर्ती सूची में 16। ऑप्शन भी देख लेते हैं। 49, 44 और 26 विषय थे, यानी केंद्र में 49, प्रांत में 44 और समवर्ती सूची में 26। ऑप्शन सी 59, 54 और 36 विषय, और ऑप्शन डी 69, 64 और 46 विषय। तो जैसा कि अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सूचियां हैं, संघीय सूची जिसको सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, और प्रांतीय प्रोविंशियल लिस्ट, और फिर कंकरेंट लिस्ट। इसी तरीके से ये सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था। बेसिकली जो पावर है, जो लॉ है, वो लॉ बनाने के बेसिकली जो विभिन्न सब्जेक्ट होते हैं उन पर जो है लॉ बनाने का अधिकार किस किस के बीच में है, वो डिवीजन था। तो जो 3 सूचियां बनाई गई थी उसमें जो प्रांत के पास था, संघीय सूची में 59 सब्जेक्ट थे, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में जिसमें दोनों लोग लॉ बना सकते थे वो 36 विषय थे। तो करेक्ट इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 59, 54 एंड 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो रेजिडुअरी पावर थी यानी अवशेष शक्तियां बोलते हैं जिनको, मतलब जो ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जिस पर इसमें मेंशन नहीं किया गया और उसमें लॉ बनाने के लिए निर्णय लिया जाता है, तो वो ऑल इंडिया फेडरेशन के तहत किसको दिया गया था? मतलब रेजिडुअरी पावर पर जो लॉ बना सकता था, कौन बना सकता था, किसको ये अधिकार था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए संघ को अधिकार था, बी प्रांत को अधिकार था, सी वायसराय को, या डी क्राउन को। तो जैसा कि अभी प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेजिड्यूसरी पावर जो है ना, रेजिड्यूसरी पावर यानी अवशेष शक्तियां, वो केंद्र को दी गई है, केंद्र ही उन पर नियम बना सकता है। लेकिन इस एक्ट के तहत यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो अवशेष शक्तियां थी यानी रेजिड्यूअरी पावर थी, वो वायसराय को दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी वायसराय। क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में कथन चुनना है। कथन देख लेते हैं। इस अधिनियम में केंद्र के शासक प्रांतों में भी डीआर यानी दोहरा शासन प्रबंध को अपनाने का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम में केंद्र में डीआर यानी दोहरा शासन प्रबंध को अपनाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन प्रांतों में डीआर यानी दोहरा शासन प्रबंध को समाप्त कर दिया गया था और इसके कारण पर प्रांतीय स्वायत्त यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की गई थी। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ए केवल एक सही है,
ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी ऑप्शन से कोई भी नहीं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो डीआर के जो प्रोविजन लाए गए थे वो दोहरा शासन प्रमुख तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लाए गए थे, लेकिन यहाँ पर प्रांतों में लाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रांतों में लाए थे, लेकिन बाद में जो अभी हमने पढ़ा पिछले सेकंड क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में प्रांतों में डीआर की जो दोहरा शासन प्रबंध की प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये पहला स्टेटमेंट तो गलत होता है क्योंकि इसमें केंद्र के साथ साथ प्रांतों की बात की हुई थी, और लेकिन जो डीआर प्रणाली यानी दोहरा शासन प्रबंध था वो केंद्र में लागू कर दिया गया था, यानी इसको केंद्र में अपना दिया गया था, प्रांतों में छोड़ दिया गया था, प्रांतों को स्वायत्ता दे गई थी यानी ऑटोनॉमी दे दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो केवल 2 सही है, पहला गलत है। पहले में बात की केंद्र प्रांत दोनों में डीआर की प्रणाली को अपनाने की बात की, लेकिन प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में मतलब उल्टा कर दिया था सिंपल लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की थी? मतलब जो प्रांत थे उसमें भी बाइकैमरशिप यानी दो सदन हो सकते हैं, इसकी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। जैसा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 में पढ़ा था कि जो बाइकैमरशिप है वो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के लिए ही थी, लेकिन यहाँ पर 11 में से कुछ प्रांतों में भी ये बाइकैमरशिप स्टार्ट कर दी गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं कितने, ए 3 में, ऑप्शन बी 4 में, ऑप्शन सी 5 में और ऑप्शन डी 6 में। तो इसका करेक्ट आंसर 11 में से जो 6 प्रोविंस थे उसमें बाइकैमरशिप यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था चालू की गई थी प्रांतों में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये 6 कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। पहले 3 तो सबको पता होगा, जो कि प्रेसिडेंसी रहे थे पुराने, उनमें से एक कलकत्ता थी, उसमें बॉम्बे थी और मद्रास थी। इन 3 के अलावा 2 कलकत्ता के पड़ोसी थे, लेफ्ट और राइट, मतलब एक हो गया राइट में अगर हम बात करते हैं असम हो गया, और लेफ्ट की बात करते हैं बिहार हो गया, और फिर बिहार का पड़ोसी यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। इस तरीके से 6 प्रांतों को इसमें बाइकैमरशिप की व्यवस्था इसमें की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसने निम्नलिखित समुदाय में से किसके लिए अलग निर्वाचिका प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया? ऑप्शन देख लेते हैं। डिप्रेस क्लास जिसे अनुसूचित जाति भी बोलते हैं, या ऑप्शन बेसिकली स्टेटमेंट 2 महिलाओं, और स्टेटमेंट 3 श्रमिक यानी कामगार। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, और ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में की गई थी, उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दिया गया था, और वहीं से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 पढ़ा, उसमें हमने देखा कि कुछ और जो कम्युनिटी थी उनको भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन उनको दिया गया था। उनमें से कौन कौन सी कम्युनिटी हम जान लेते हैं। सिख थी, ये एंग्लो इंडियन थी, 2 हो गए, और यूरोपियन थी, 3 हो गए, और इंडियन क्रिश्चियन थे, 4 हो गए। तो इन चारों को दी गई थी। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और इंडियन क्रिश्चियन। तो इस तरीके से टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 तक 5 हमारे पास कम्युनिटी हो गई थी। यहाँ पर 3 और कम्युनिटियों को बढ़ा दिया गया था, उनमें से शेड्यूल्ड क्लास थी, अनुसूचित जाति, दूसरा वुमन यानी महिलाएं, और तीसरा श्रमिक यानी कामगार यानी लेबर कम्युनिटी। तो इन तीनों को भी दिया गया था। वैसे जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य, वो बेसिकली डिप्रेस क्लास को एक सेपरेट क्लास न मानने के ऊपर भी दिया गया था, लेकिन बाद में उनको भी 1935 में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी 1, 2 और 3, सॉरी ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, सॉरी फॉर दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया? भारत सरकार के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाहकारों की टीम मुहैया कराई गई। किस नियमन में काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? बेसिकली जैसा कि हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें जो ब्रिटिश क्राउन ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था, उसमें एक सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया फॉर स्टेट के लिए, मतलब भारत सरकार के लिए राज्य सचिव को जो प्रोविजन उसमें दिया गया था, और उसके मदद के लिए हमने पढ़ा था कि 15 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में। तो इसमें क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में वो काउंसिल को खत्म कर दिया गया था। जो अब
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, यानी भारत सरकार के राज्य परिषद के सचिव जो थे, उनकी मदद के लिए जो एक सलाहकार, मतलब सलाहकारों की टीम जो है ना, उनको मुहैया कराई गई थी और जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको समाप्त कर दिया गया था। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। मतलब ये पूछा गया कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रोविजन किया गया था, किस नियमन में काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना की गई थी, किसके लिए? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत सरकार के राज्य परिषद के जो सचिव थे उसकी मदद के लिए। तो ये किया गया था, जैसा हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, जब टाउन का शासन स्टार्ट हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी काउंसिल ऑफ इंडिया की। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इस एक्ट के अंतर्गत इसको समाप्त करके सलाहकारों की टीम मुहैया कराई गई थी। चलिए 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में विस्तारित मताधिकार में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत को मतदान का अधिकार मिला? बेसिकली जो टोटल पॉपुलेशन थी, उस इस एक्ट को, जब ये एक्ट आया था उस टाइम पे जो टोटल पॉपुलेशन थी उसके कितने परसेंट को केवल जो वोटिंग अधिकार यानी फ्रेंचाइज उनको दिया गया था। देख लेते हैं। ए केवल 5% पॉपुलेशन को, बी केवल 10% पॉपुलेशन को, सी 15% और डी 20%। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो इससे पहले वाले एक्ट में कि जो फ्रेंचाइज दी थी यानी मतदान का अधिकार दिया गया था, वो केवल 3 बेसिस पे दिया गया था। एक तो टैक्स पे, एक प्रॉपर्टी पर, एक एजुकेशन पे, सभी को नहीं दिया गया था। तो इसमें केवल 10% लोग शामिल हुए थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10। इस तरीके से दोस्तों हमने जो फर्स्ट पार्ट में भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों को शामिल किया और बहुत सी सारी चीज़ों को डिस्कस किया जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्लीज़ जाते जाते नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।